तो देखो आज का टॉपिक क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डायग्राम सामने है। ये किस किस के बीच का एंगल होता है? ये एंगल होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दिया हुआ है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। वो एंगल जिसके ऊपर बॉडी ने स्टार्ट किया स्लाइड करना, ठीक है। द एंगल एट व्हिच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग। बॉडी हमारी कौन सी है? ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। वेट ऑफ द बॉडी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। mg cos थीटा और mg sin थीटा इसके कंपोनेंट हो गए। और F जो है हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि बॉडी किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। स्लाइड तो नीचे की तरफ ही करेगी। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन एट व्हिच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि जब नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब ये फोर्स इसके बराबर होगी और ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर। दोनों को इक्वेट कर दिया। F अपॉन R हमारा किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। जब डिवाइड करेंगे तो mg से क्या हो जाएगा, mg कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या सिंपली हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है, मैंने अभी बताया था कौन कौन सी फोर्स लगती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है इसके ऊपर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इनका जो रिजल्ट होगा वो कौन देगा, डायगोनल देगा। तो रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो ये एंगल है, यही हमारा एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। जो ट्रायंगल आपको दिखा रहा है OPQ, इसमें से आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। ये तो R है ही, तो F अपॉन R किस में बदल जाता है, म्यू में। तो अगेन आपके पास म्यू किसके बराबर आ गया, टेंजेंट अल्फा के बराबर। और हम इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के भी बराबर है और एंगल ऑफ रिपोज के भी बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर। क्लियर? अगला आर्टिकल है कि फोर्स बॉडी पर कब लगेगी या कितना लगेगी, जब वो अप मूव करे या डाउन मूव करे। जब बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर या तो नीचे की तरफ मूव करती है या फिर ऊपर की तरफ मूव करती है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगी। तो देखो डायग्राम उसी तरह बनेगा। जब मोशन इधर की तरफ होगा तो mg sin थीटा इधर होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा। तो बता रखा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है, अपोजिट लगता है। देख रहे हो आप इस डायग्राम में मोशन किधर है, इधर है, तो फ्रिक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पर क्या है, मोशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। इस केस में हम यदि नेट फोर्स देखेंगे तो mg sin थीटा माइनस F आएगी, और इस केस में देखेंगे तो mg sin थीटा प्लस F। ठीक है, कुछ नहीं करना, अगले स्टेप में इस F को किस में बदल देना है, UR में बदल देना है। सेम इसमें भी। अब R जो है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। तो अगले स्टेप में R को बदल दिया, बस म्यू की जगह म्यू आ गया, mg
cos थीटा आ गया, ये साइड तो ऐसे ही चलती रहेगी। अब mg दोनों तरफ से क्या हो गया, कॉमन ले लेंगे। तो ये फार्मूला mg ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हमारा किसका फार्मूला बनेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट मूव्स ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। जब बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका फार्मूला। अब फोर्स को बोल दिया ma में, तो m से m काट दोगे तो यही फार्मूला किसका बन जाएगा, एक्सेलरेशन। आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो एक फार्मूला याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद होगा। ठीक है।